इस वक्त हमारे समक्ष है FMS डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर जुबीर काजी। आप डेंटल स्पेशलिस्ट हो सर जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया है कि काफ़ी जो पेशेंट्स हैं जी उनमें दांत के पेन शुरू हो गए हैं या डेंटल रिलेटेड डिजीज बढ़ चुके हैं जी। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को जी बताइए। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा SR टीवीज़ का, जिसने आज ये मौके पे ऐसे सिनारियों में, जबकि पूरा हिंदुस्तान हमारा जूझ रहा है, पूरा दुनिया जूझ रही है, और कोविड के सिनारियों में अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं हमारे पास में, तो सेकेंड वेव के अंदर में बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा रहा म्यूकरमाइकोसिस, जिसके अंदर में कुछ दिनों पहले जिन पेशेंट को मैंने खुद ट्रीट किए हैं, जिनके दांत बहुत हेल्दी थे, उनको कोविड हुआ बाद में, कुछ महीने बाद में। वो 3 महीने बाद में जब आते हैं तो उनके दांत पूरे लूज़ हो गए। जब उनको रेफ़र किया है, एक को किंग्स में रेफ़र किया था, एक को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में रेफ़र किया है, उनके पूरा जबड़ा निकालना पड़ा, और ऊपर वाले की दया से दोनों भी बच गए। जब सर्जन से मेरी बात हुई है उन पेशेंट के सिनारियों में, तो वो कहने लगे कि जबड़ा पूरा गल चुका था, इतना भयानक था, जैसे कैंसर से भी ज़्यादा भयानक ये बीमारी है जो हमारे पेशेंट लोग जूझे हैं इससे। दूसरी चीज़, अभी ये भगवान की दया से अभी ये कम हो चुका है। इसका इफ़ेक्ट जो हुआ है, जो देखा गया है, जब कोविड हो जाता है किसी को और वो ऑक्सीजन थेरेपी और स्टेरॉइड सब चीज़ें लेता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और रिकवर होकर अपने घर जाता है, विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर में वो उसको ये बीमारी हो सकती है। अगर वो 15-20 दिन हो जाते हैं उसको रिकवर होने के बाद में, तो ऐसा नहीं देखा गया कि उसके बाद में भी ये बीमारी लोगों को बहुत हुई है। हाँ, ये बीमारी पुरानी है, अभी की नहीं है, लेकिन पहले बहुत कम मात्रा में होती थी। जो बहुत ज़्यादा इम्यून कंप्रोमाइज़ पेशेंट होते थे, उनके अंदर में ये बीमारी पाई जाती थी, या फिर जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय तक के स्टेरॉइड के ऊपर में रहते हैं, उनके अंदर में ये बीमारी पाई जाती थी। लेकिन ये कोविड के अंदर में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई गई है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी इसके वजह से, और इसके वजह से हमारे अंदर में और इसके उपचार में ऐसा हुआ है कि हमने पेशेंटों को ये जितने भी पेशेंट्स जो कोविड हो चुके थे, उनको ये कहा था कि आप चेकअप के लिए रूटीनली आते रहिए, हर वीक में आप चेकअप कराइए आपका, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है। और ये देखा गया है कि जिसका ओरल हाइजीन थोड़ा सा वीक था, उनके अंदर में ये बहुत जल्दी पनपने के चांसेस थे। जिसके अंदर में पायरिया होता है शुरू से, या जिसके अंदर में वो होता है, तो उनके अंदर में उनको हम लोग सफाई करके मेंटेन करने के लिए कहते थे, और ऐसे से काफ़ी पेशेंटों के होने से बचाया भी गया है। तो जुबैर सर, आप क्या कहोगे कि जो क्रोनिक पेशेंट है, जिनकी कोमॉर्बिडिटी वीक है जी, ऐसे लोगों में हमेशा आशंका बनी रहती है कि जैसे उनकी अपर जॉज में कुछ ऐसा पेन हुआ या पस फॉर्मेशन हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कहीं हमें म्यूकोमाइसिस ना हो जाए, तो इस तरह से वो फियर साइकोसिस की वजह से क्लिनिक में आने के लिए भी टाल रहे हैं। तो उस संदर्भ में आपका क्या आकलन है? कुछ पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये संदर्भ रहा कि मेरे पास में काफ़ी पेशेंट्स कोविड के बाद में आए हैं जिनके अंदर में एक भय पैदा हुआ था कि कहीं हमको भी ये बीमारी ना हो गई हो, और उन लोगों ने चेकअप कराया है, उन लोगों को नहीं थी वो बीमारी, उनको तसल्ली दी गई कि आपको ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप रूटीनली चेकअप कराइए और हाइजीन मेंटेन करते रहिए। आपके क्लिनिक में आने वाले जो पेशेंट्स हैं पर्टिकुलरली जी, तो किस तरह का आप लोग कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं? पीपी किट पहन के जो जी सेवाएं देते हैं, जी जी तो जी। ये किस तरह का प्रोटोकॉल है, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे जो वॉकिंग पेशेंट आता है, पहले तो हम उसका हिस्ट्री ले लेते हैं कि उसको कहीं फीवर तो नहीं है, कहीं कफ तो नहीं है, इस तरह से सैनिटाइज और टेम्परेचर इसका रिकॉर्ड होता है। उसका चेकअप के वक्त में हम लोग RT-PCR नहीं मांगते हैं। चेकअप जब हो जाता है उसका, या कुछ हमको सर्जिकल प्रोसीजर करनी होती है,
तब हम उसको RT-PCR भी मांगते हैं उसका। और उस सेफ्टी पॉइंट से हम लोग है तो हर पेशेंट के बाद में सैनिटाइज़ करते हैं, क्लिनिक के अंदर में सैनिटाइज करते हैं। इवन है तो उसको भी हम एक छोटा सा स्मॉल PP किट जैसा जो रहता है, ग्लव्स हाथ में, और वो पहनाते हैं और अंदर पेशेंट को लेते हैं। एक जनरल लोगों में एक फेयर ये भी रहता है कि ये जो डेंटल का जो ये होती है क्लीनिंग होती है, ब्लीचिंग जो होती है, काफ़ी पेनफुल रहता है, या पेनलेस रूट कैनल जो बोलते हैं अपन, जी जी, या जो इम्प्लांट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग बढ़ जाती है, जी तो जी, ऐसा कुछ है कि कम सिटिंग में हो रहा है या कुछ ऐसा आधुनिक उसका बिल्कुल क्या पद्धति है? पेनलेस हम लोग बोलते हैं, लेकिन पेन बहुत कम होता है आजकल। लोकल एनेस्थेशिया इतने अच्छे इफेक्टिव आ गए हैं जिसके अंडर में हम लोग करते हैं, तो इम्प्लांट्स वगैरह में पेन बहुत कम हो गया है मात्रा में। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। जिसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है तो उसको कुछ भी पेन नहीं होता है, वो जाके बाहर बोलता है कि रूट कैनॉल भी मैंने करवा लिया, इम्प्लांट भी मैंने करवा लिया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला, पेन भी नहीं हुआ है। कुछ पेशेंटों में कुछ मात्राओं में हल्का फुल्का पेन रहता है जो कि 4-5 दिन के अंदर में सबसाइड हो जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट को जो लोग निगलेक्ट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि बहुत पेन होगा हमको इसलिए हमने नहीं कराए, वो पेशेंट हमारे पास में जब आते हैं, जब उनका दांत हम बचा नहीं सकते हैं, इस कंडीशन में आते हैं, जब मजबूर हो जाते हैं कि किसी दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो वो अपने दांत से हाथ धो बैठते हैं। आपके क्लिनिक में किस तरह की मॉडर्न इक्विपमेंट, किस तरह की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें वीनियर से लेके कॉस्मेटिक, डेंटिस्ट्री, ये सारे इंक्लूड हो शामिल? देखिए, मैं यहाँ पे लगभग 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे, और जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे मौजूद है मेरे यहाँ इस क्लिनिक में, वो सारे आधुनिक हैं। इम्प्लांट से लेके विनियर से लेके एवरीथिंग इस क्लिनिक के अंदर में होता है। माइनर सर्जरीज भी हो जाती है और इम्प्लांट्स रेगुलरली होते हैं। जो चीज़ अभी इंडिया के अंदर में जो सिनारियो है देखा जाता है कि नागपुर के अंदर में जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे पास में होता है, और वर्ल्ड के अंदर में भी जो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू लेटेस्ट इक्विपमेंट आ जाते हैं, जैसे अपेक्स लोकेटर्स हो गए, ये हो गए, माइक्रोस्कोप हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारे नागपुर में भी मौजूद है और हमारे क्लिनिक में भी मौजूद है। जुगल सर, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो गम्स का जो पेन होता है या गम्स की जो सर्जरी होती है, या उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपका ट्रीटमेंट होता है, वो किस तरह का होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में जो बोला जाता है कि गम्स डिजीज़ 96% लोगों को होता है, और वो डिज़ीज़ सिर्फ इसलिए होता है कि हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। उसको टाला जा सकता है अगर रेगुलरली उसको क्लीनिंग, अगर हाइजीन मेंटेन रहा, तो ये डिज़ीज़ को हम जिस तरह से हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है उस तरह से हम पायरिया को भी इरेडिकेट कर सकते हैं। हमारे हेल्थ सेंटर होने चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर में हेल्थ सेंटर होने चाहिए, गाँव में हेल्थ सेंटर होने चाहिए, जिसमें लोगों को ये किया जाए कि हर 6 महीने में हम दांतों की एक चेकअप करें। एक 30 साल से 40 साल की उम्र के बाद में हर 6 से 1 महीने से 1 साल के अंदर में रेगुलर चेकअप होना चाहिए। अगर वो रेगुलर चेकअप होता है तो किसी भी इंसान को हिंदुस्तान के पायरिया नहीं होगा। अगर वो सफाई करते रहता है तो पायरिया नहीं होगा, और जिसके कारण हमारे दांत गिरते हैं सबसे ज़्यादा। 2 ही बीमारी ऐसी है जिसके कारण ज़्यादा हिंदुस्तान में पाया जाता है। एक होता है कि दांतों में सड़न लगना, और दूसरा होता है कि दांत हिल के गिरना। भगवान ने हमारे लिए 2 सेट बनाए हैं दांतों के। पहला सेट जो होता है तो दूध दांत का होता है जो गिर के आ जाता है। दूसरा सेट जो होता है वो गिरना नहीं चाहिए, वो गिरता है हमारी लापरवाही की वजह से। अगर उसकी हम देखभाल नहीं करते हैं तो उसी वजह से गिरता है। सर, ये अनकंट्रोल ब्लड शुगर, ये जो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं जी, उसका कितना परिणाम होता है उनके दांतों पर, उस बारे में? जी, शुगर का परिणाम शरीर के हर भाग के ऊपर होता है, उसी तरह से दांतों के मसोड़ों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है। हमारा ये कहना है कि जिस पेशेंट को पायरिया हुआ है और उसको शुगर भी है,
तो शुगर पायरिया को बढ़ाती है और पायरिया शुगर को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं, दोनों घातक हैं। दांतों को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी लाइफ स्टाइल और परफेक्ट रखने के लिए किस तरह के घरगुती उपाय है, उस बारे में बताइए। देखिए, घरगुती उपाय में सबसे बेस्ट ये है कि जैसे कि ब्रश बदलना पड़ता है 6 महीने में, 3 महीने में। जी, घरगुती उपाय ये है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान दे के ब्रशिंग करें, ना कि हम पेस्ट के ऊपर में ध्यान दें। हम लोग पेस्ट को 2% देते हैं और ब्रश को 98% देते हैं। ब्रश यानी कि आपके पूरे प्लाक को साफ करता है। जहाँ जहाँ से हमारा ब्रश टच होगा वहाँ पे हमारा प्लाक डिपॉजिट नहीं होगा, और प्लाक डिपॉजिट नहीं होगा तो हमारे दांत हेल्दी रहेंगे। दूसरा, मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि वो मसाज करना। पहले के लोग जब मंजन यूज़ करते थे तो उंगली से वो लोग पूरे दांतों को मसाज करते थे। आजकल लोग ब्रश करते हैं, उंगली से मसाज नहीं करते हैं। तो मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है विथ फिंगर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है और जिससे दांत मजबूत रहते हैं।